अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, मेरे साथ मौजूद हैं आरिफ निज़ामी साहब। बहुत शुक्रिया निज़ाम साहब आपका। इसके साथ ही साथ वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा ने भी हमें ज्वाइन किया। डॉक्टर साहिबा आपका भी शुक्रिया। पाकिस्तान में अब तक कोरोना मरीज़ों की तादाद 15,800 हो चुकी है। 346 लोगों की मौत वाक़ई हुई है कोरोना के मर्ज़ के बाइस, और 4,000 से ज़ायद लोग हैं जो सेहत याब हो चुके हैं। अब तक जो एक्टिव केसेस हैं वो तकरीबन 11,000 के करीब है इस वक्त पाकिस्तान में। आज ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने भी इस मामले को लेकर गुफ्तगू की है और वो अपनी टीम के हमरा बातचीत कर रहे थे, और जो कुछ नए प्लान्स हैं वो भी हुकूमत के वो भी बताए हैं। इसके साथ साथ पंजाब हुकूमत को लेकर पंजाब से रिलेटेड जो हैं वो कुछ खबरें आ रही हैं। और अब निज़ामी साहब ये खबर आई है जो सरकारी आदाद-ओ-शुमार भी हैं, वज़ीर सेहत जो महकमा सेहत विफाक का है वो ये बता रहा है कि पंजाब में बहुत कम टेस्ट हो रहे हैं पिछले दिनों में, और बिलखुसूस सिंध की निस्बत टेस्ट में खासी कमी वाक़ई आई है। इसकी वजह क्या हो सकती है? ये तो मोहतरमा यास्मीन राशिद से ही मुझसे पूछना चाहिए कि गुज़िश्ता जी मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि गुज़िश्ता 13 दिन में 26,000 टेस्ट हुए, बल्कि पहले आपका कहना यह था कि रोज़ के 5,000 टेस्ट होंगे। तो यकीनन जब टेस्ट कम होंगे तो उतने ही केसेस भी कम निकलेंगे। तो दूसरी तरफ ये भी खबर थी कि कल का दिन यानी कोरोना वायरस के फैलाव के लिहाज से काफ़ी डेडली था। तो ये कुछ समझ में नहीं आ रही कि मौजूदा हुकूमत की पॉलिसी ये है, जिस तरह अभी प्राइम मिनिस्टर साहब फरमा रहे थे कि पाकिस्तान में कोरोना वायरस का केसेस की कम है। ये ग्राफ को नीचे दिखाने के लिए टेस्ट कम किए जा रहे हैं ताकि हम ये नैरेटिव रखें जी कि जनाब यहाँ तो कोरोना वायरस ने उस तरह अटैक ही नहीं किया। नहीं, मेरा ख्याल है ऐसी कोई बात नहीं है निज़ामी साहब। बात असल में ये थी कि शुरू में हमारी टेस्टों की तादाद बहुत ज़्यादा हमने पिछले दिनों इसलिए की थी कि हमारे पास एक बहुत बड़ी खेत, आपको पता है कि इज्तिमा के लोग जो थे वो भी थे हमारे पास, और जो हमारे ज़ायरीन थे वो भी थे जिनको मुसलसल टेस्ट करना पड़ा। 12,000 टेस्ट तो तकरीबन उन्हीं इज्तिमा के लोगों के हुए। आज के दिन में भी 2,295, लेकिन क्योंकि हमने अब तक सारे टेस्ट मुकम्मल कर दिए थे, उन लोगों के जो क्वारंटीन में थे हमारे पास, जिस तरह इज्तिमा के लोग थे, जिस तरह ज़ायरीन, तो एक डिप आई है। लेकिन मैंने आपको पिछले ही दफ़ा भी प्रोग्राम में बताया था कि अब हम सैम्पलिंग करने लगे हैं वैसे ओवरऑल की। आज जैसे मीडिया हाउसेस की सैम्पलिंग शुरू हो गई है, पुलिस लाइन के अंदर आज हमारे लोग गए हुए हैं, जो पुलिस फ्रंट लाइन पे काम कर रही है उनकी सैम्पलिंग होने लगी है। इसी तरह मेडिकल प्रोफेशनल्स की सैम्पलिंग होने लगी है। तादाद इंशाल्लाह अगले 48 घंटे में बहुत बढ़ा देंगे हम। बात ये थी कि अब तक हम सिर्फ इंतज़ार ये कर रहे थे, और ये 3 दिन की डिले इसलिए हुई कि जो एक हम वो मैट्रिक्स बना रहे हैं जिसके बेसिस पे हमने वो ये सारे टेस्ट कर रहे हैं देखने के लिए कि लोकल स्प्रेड किस तरह हो रहा है। उसके लिए कुछ इनपुट हमें मिली थी हमारे अपने पाकिस्तानी लोग जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में या MIT में थे, और इसके अलावा येल यूनिवर्सिटी से उन्होंने अपना इनपुट दिया और उन्होंने रीडिज़ाइन किया उस फ्रेमवर्क को। इस वजह से थोड़ी सी डिले आई है। इंशाल्लाह कल से टेस्टों की तादाद बहुत बढ़ जाएगी और टेस्टों की कैपेसिटी यकीनन हमारे पास बढ़ गई है। और बिल्कुल खुदारा किसी तरीके से भी हम ये कम टेस्ट इसलिए नहीं कि हम तादाद जो है वो कम बताना चाहते हैं। इस वक्त आपको पता है कि पंजाब के अंदर 6,220 केसेस हैं, और अब तक इस वक्त तक हम 80,000 टेस्ट कर चुके हैं। अगर आप बाकी सूबों से मुकाबला करें तो बहुत बड़ी तादाद की टेस्ट हम कर चुके हैं, लेकिन टेस्टों की तादाद मज़ीद बढ़ाने का कल से ज़्यादा बढ़ जाएंगे। बल्कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स वगैरह में भी सबको इंस्ट्रक्शंस दी है, क्योंकि अब आपको पता है हमारे पास लेवल 3 की लैब्स जो हैं वो डिस्ट्रिक्ट्स में भी हो गई हैं। तो इंशाल्लाह वहाँ भी टेस्ट शुरू हो जाएंगे और तादाद डेफिनेटली बढ़ जाएगी, और उससे हमारे लिए सिचुएशन को असेस करना बहुत आसान हो जाएगा। जी डॉक्टर साहिबा, क्या किसी एक दिन 5,000 लोगों के टेस्ट किए पंजाब हुकूमत ने? किसी एक दिन में ये इस फिगर को टच किया? और दूसरा, आपने ये कहा कि डिप इस वजह से आई है कि पहले लोग बहुत ज़्यादा थे। तबलीगी जमात का आपने जिक्र किया, ज़ायरीन की आपने बात की, तो क्या अब इस बात को भी समझा जाए जो आपके पास सैंपल्स कम आ रहे हैं तो कोरोना के मरीजों की तादाद भी कम हो रही है, या लोग आ भी कम रहे हैं, टेस्ट ही कम करवा रहे हैं?
देखिए इम्पॉर्टेंट क्या चीज़ है, देखें आप मैस स्क्रीनिंग तो नहीं कर सकते ना, ये तो नहीं हो सकता कि आप इलेक्टिव स्क्रीनिंग करके सब लोगों की स्क्रीनिंग कर दें। आप स्क्रीनिंग तो उन्हीं लोगों की करेंगे, टेस्ट भी उन्हीं लोगों के करेंगे जिनमें कोई सिम्टम्स हो या कोई शिकायत हो या वो कहें कि मेरे साथ किसी और, वो दीज आर द पीपल रिक्वायर टेस्टिंग। उनके लिए तो आपको पता है कि वी हैव गिवन ऑल रिसोर्सेज। इस वक्त हमारे जो कोरोना हॉस्पिटल है एक्सपो सेंटर में, उधर मुसलसल आउटडोर चलता है। इसी तरीके से हमारा आउटडोर जो है वो मेयो अस्पताल में भी चलता है। इसी तरह बीबीएच में, रावलपिंडी में, हर अस्पताल के अंदर बाकायदा कोरोना के लिए आउटडोर्स हैं। और मरीजों की तादाद अगर आप देखें, इंपॉर्टेंट चीज़ें देखें, जो चीज़ छुपाई नहीं जा सकती वो हमेशा याद रखिए, डेथ्स कैन नॉट बी हिडन। आप डेथ्स को तो नहीं छुपा सकते ना। अगर लोगों का ये ख्याल है कि खुदा न खास्ता हम इसलिए कम टेस्ट कर रहे हैं कि शायद कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसी बात नहीं। डेथ्स कैन नॉट बी हिडन। हम तो जो पेशेंट सस्पेक्टेड आता है किसी और मसले मसाइल के साथ, लेकिन हमें यह शक पड़ता है कि इसको साथ कोरोना का प्रॉब्लम ना हो, तो सारे मरीजों के ये भी टेस्ट हो रहे हैं। अभी मेरी सुबह बड़ी डिटेल डिस्कशन हो रही थी डॉक्टर कामरान चीमा के साथ, जो इस वक्त लुकिंग आफ्टर अबाउट 6 पेशेंट्स इन इधर सर्विसेज हॉस्पिटल में, आईसीयू में। तो उन्होंने मुझे बताया था कि ये पेशेंट वो थे जो एक लेप्रोटमी के बाद आया, उसके बाद उसको डिटेक्ट किया गया। एक और पेशेंट जो था किसी और शिकायत के साथ आया था, कोरोना डिटेक्ट होके तो उनको वहाँ। सो बेसिकली हमारी पूरी कोशिश हो रही है कि हर अस्पताल के लेवल के ऊपर टेस्टिंग की कैपेसिटी अब हमने बढ़ा दी है, तो टेस्ट भी ज़्यादा हो और लोगों को जितना जल्दी हो सके डिटेक्ट भी हम कर लें। लेकिन देखिए ना, ये सारे सिनेरियो में से कुछ अच्छी बातें भी तो हैं। आपने खुद जिक्र किया शुरू के अंदर कि अल्हम्दुलिल्लाह 4000 मरीज जो हैं सेहतमंद होकर घर चले गए। तो देखें, एक ऐसी चीज़ के भाई पेशेंट्स आ भी रहे हैं और सेहतमंद होकर घर भी जा रहे हैं, ये एक खुशाइन बात है। तो यही वजह है कि हम चाहते थे कि लॉकडाउन रहे और मरीजों की तादाद आए ज़रूर, लेकिन इतनी आए जो संभाली जा सके। जी मुझे बताइए कि ये अगर मैं आपसे ओवरऑल असेसमेंट पूछूं आपकी, मुल्क के अंदर भी और बिलखुसूस पंजाब में भी, ये जो स्मार्ट लॉकडाउन या वर्चुअल लॉकडाउन और ये जो सैम्पलिंग आप कर रहे हैं टेस्ट की, अगर सारी चीज़ को मद्देनज़र रखें तो ये जो WHO की एक असेसमेंट थी कि ये 2 लाख तक जा सकते हैं, 2 लाख प्लस, और यहाँ पाकिस्तान में भी रेला ही नहीं आया कोविड-19 का। क्या आपको लगता है ऐसे ही या ऐसी कोई सूरत हाल है, या हमने इस वबा को किसी हद तक कंट्रोल कर लिया? निज़ामी साहब देखिए, एक बात तो पक्की है कि जो लॉकडाउन इनिशियली आपको पता है 2 हफ्ते बल्कि तकरीबन 3 हफ्ते बहुत सख्त किस्म का लॉकडाउन था। और लॉकडाउन का मकसद ये था कि आप किसी तरीके से इसका फैलाव जो है इसको रोक के रखें ताकि सहूलतें बेहतर कर ली जाएं। वो सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह अकम्प्लिश हो गया। बहुत हद तक आपने रुकावट डाली ज़रूर इन लॉकडाउन। अभी भी जो लॉकडाउन है, मैं आपको यकीन से बता रही हूँ, इससे भी बहुत फ़र्क पड़ रहा है और अब लोगों में भी शऊर आ गया है। लोगों ने मास्क पहनने शुरू कर दिए हैं, लोग खुद भी कुछ थोड़ी सी समझदारी कहीं ना कहीं दिखाते रहते हैं, दे आर अ लिटिल केयरफुल। लेकिन अगर आप ये सारा कुछ देखेंगे तो जी देखें, एक एंटिसिपेटेड वर्स्ट केस सिनेरियो ये था कि हम 50,000 जो है पेशेंट्स जो हैं वी विल बी सीइंग देम इन बाय 25th of April। वो सीन आपके सामने तो नहीं आया ना, वी डिड नॉट सी 50,000 पेशेंट्स। एंड ऑफ द डे अगर हम आपस में कहें कि जी टेस्ट भी हमने बहुत किए हैं तो इन्फेक्टिविटी आप देख लीजिए ना कितनी। लेट्स से कि जी सिंध का, खैबर पख्तूनख्वा, हमारा मिला मिलू के 1.5 लाख से अगर टेस्ट हुए हैं तो आप नंबर देख लें कि कितने लोग डिटेक्ट हुए हैं। तो इन्फेक्टिविटी जो है वो कंपैरेटिवली देखा जो जा रहा है वो ये है कि जी ये कंपैरेटिवली बाकी मुल्कों के मुकाबले में जो सिचुएशन डेवलप हुई थी उस तरह की नहीं है। और फिर सबसे बड़ी ये बात है कि खुशाइन बात यह है कि 90% हमारे लोग जो हैं वो एसिम्प्टोमेटिक हैं या बगैर माइल्ड से सिम्टम्स हैं, विच इज़ अनदर वेरी प्रॉमिसिंग थिंग। तो ये सारी फिगर्स जो हैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। और मैं तो आप यकीन जानिए, क्योंकि डेथ्स जिस तरह आपको मैंने बताया एक डेफिनेट फिगर होता है डेथ। अब उसके लिए हमने तो पूरी कोशिश ये की कि ये ना हो कि हमारी नज़र से कोई डेथ गुजर जाए और हमें पता ना चले। वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट कि एवरी सस्पेक्टेड डेथ अकरिंग इन अ हॉस्पिटल तो उसका टेस्ट जरूर होना चाहिए, जस्ट टू फाइंड आउट कि खुदा न खास्ता कोविड ना हो।
जी ठीक है, मैं निज़ामी साहब आपसे यही जानना चाह रहा था, पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात तो कर रही थी डॉक्टर साहिबा, लेकिन अगर हम सीएम साहब को देखें या गवर्नर साहब को देखें या जो दफातर हैं उनको देखें, वहाँ पे कभी कभार हमें नज़र आता है कि प्रैक्टिस इस तरह फॉलो नहीं की जाती। जी निज़ामी साहब। हाँ जी, ये सियालकोट में कल मैंने चीफ मिनिस्टर साहब की को फंक्शन देखा और वहाँ पे ग्रुप में इकट्ठे भी खड़े हुए, तस्वीरें भी हैं, मोहतरमा फिरदौस आशिक अवान भी हैं साथ खड़ी हुई, लेकिन ना को किसी ने मास्क पहना हुआ है, ना ही सोशल डिस्टेंसिंग की हुई है। तो अगर हमारी लीडरशिप जो है वही इस तरह एहतियात नहीं करेगी तो लोगों पर क्या पैगाम जाएगा? नहीं, मेरा ख्याल है आपने बिल्कुल एक सही पॉइंट पे निशानदेही की है। मैं आपके साथ एग्री करती हूँ कि एज लीडर्स वी शुड भी, मतलब जो हमारे लीडर्स हैं उनको प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग भी करनी चाहिए, और ये पैगाम आपका ज़रूर पहुँचा दूँगी। आई एब्सोल्युटली एग्री कि हमें अब रोल मॉडल्स बन के बताना चाहिए कि किस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग होनी चाहिए और किस तरीके से हमें मास्क भी ज़रूर पहनना चाहिए। असल में मजबूरी चीफ मिनिस्टर साहब की ये है, वो उनका ये कहना है कि अगर मैं सबको मास्क दे सकूंगा जिस दिन, तो उस दिन मैं भी मास्क पहन लूँगा, ये उनका कहना है। तो वो मैं उनकी ये मसला तो समझ पाती हूँ, लेकिन ये कि हम सबको भी एहतियात रखनी चाहिए। अब मैं जब चीफ मिनिस्टर साहब से मिलती हूँ, मैं इंश्योर करती हूँ कि मेरे और उनके दरमियान एक डिस्टेंस ज़रूर हो और मैं बहुत ज़्यादा करीब ना खड़ी हूँ। बहुत मजबूरी की बात, कोई तस्वीर खींचनी हो तो कह देते हैं, तो मैं करीब आनी हूँ, अदरवाइज आई ट्राई माई लेवल बेस्ट टू स्टे अवे। अब वही मसला होता है कि जी बीइंग पॉलिटिकल पीपल, उनका ये है कि जी चीफ मिनिस्टर साहब वहाँ तशरीफ़ लाए हैं तो सब चाहते थे कि उनकी तस्वीर भी साथ खिंच जाए। तो दीज आर द प्रॉब्लम्स। पर मेरा ख्याल है आपका कहना बिल्कुल सही है। हमें इंशाल्लाह इसके ऊपर एक SOP बनाना पड़ेगा, और ये ज़रूर हम अपने जितने पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनको भी बताना पड़ेगा कि वील हैव टू प्रैक्टिस सोशल डिस्टेंसिंग। खुद हम प्रैक्टिस करेंगे तो लोग हमें देखा देखें। लेकिन अब प्राइम मिनिस्टर जो है वो खुद भी एक पॉलिटिकल फिगर है, आपकी पार्टी के हेड हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, और वो तो सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हैं। अभी भी उनकी मीटिंग देख रहा था, उसमें भी। लेकिन पंजाब गवर्नमेंट की ना किसी मीटिंग में ना किसी और जगह पे इस मामले का ख्याल रखा जाता है। और जो हमारे गवर्नर सिंध हैं उन्होंने तो दिलचस्प बात कही इमरान इस्माइल ने कि जी मैं इसलिए कोविड-19 का शिकार हो गया कि सिंधी लोगों को शऊर नहीं है सोशल डिस्टेंसिंग का। तो भाई आपको तो शऊर है, जो लीडरशिप है उसको तो ख्याल रखना चाहिए ना अपना। नहीं, मैंने तो आपकी बात पे बिल्कुल एग्री किया और मैं आपकी बात से डिसएग्री नहीं कर रही। हमें सबको खुद बिल्कुल सोशल डिस्टेंसिंग खुद प्रैक्टिस करनी चाहिए ताकि लोग हमारा एग्जाम्पल फॉलो कर सकें। मैं आपकी बिल्कुल बात मान रही हूँ। जी अच्छा, ये जो आपने कहा है कि अब मसलन यहाँ डेथ्स जो हैं पाकिस्तान में वो सैकड़ों में, बल्कि कितनी है, शायद 300 कुछ हैं। तो ये फिगर जो है जैसे आपने कहा कि डेथ्स तो छुपाई नहीं जा सकती, तो आप ये अगर ये कहा जाए कि पाकिस्तान इस मामले में कुछ किस्मत ने भी साथ दिया है, कुछ आपकी काविशें भी हैं जिसकी वजह से ये मामला जो है अंडर कंट्रोल आ गया। मेरा ख्याल है डेथ्स तो हो रही हैं, जिस तरह आपने बताया कि 350 के लगभग अब हमारी 360 के करीब डेथ्स पहुंची हुई हैं। लेकिन अहम चीज़ ये है कि उस तरह जिस तरह इतनी बड़ी तादाद डेथ्स की आपने देखी हमारी मगरबी ममालिक के अंदर, उस तरह के हालात यहाँ नहीं हैं। और मेरा ख्याल है इसके अंदर 2-3 फैक्ट्स हैं। और फिर मैं आपको बात बताऊँ कि जो मैंने सारी डेथ्स जो यहाँ हमारी हुई हैं पंजाब के अंदर, उनको बाकायदा मैंने एनालाइज भी सिर्फ इसलिए करवाया गया सारा देखने के लिए। जो वर्स्ट अफेक्टेड एज है वो 50 और 70 के दरमियान, 70 और 80 के दरमियान तो बहुत ज़्यादा ख़तरा होता है, लेकिन 50 और 70 साल के दरमियान की जो एज है ये डेंजरस एज है, ख़ास तौर पे अबव 60 एंड 70। तो मैं जब बार बार प्रोग्राम्स के तहत कहती हूँ कि हमारे जो बुज़ुर्ग हैं उनको घरों के अंदर रहना चाहिए, वजह यह है कि अगर वो अपने आप को बचा लें और वो परहेज़ कर लें और अपने आप को सोशल डिस्टेंसिंग कर लें तो इंशाल्लाह ये जो अमवात का नंबर आ रहा है ये बहुत कम हो जाएगा। अच्छा, दूसरी इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि जो डेथ्स हमने देखी
देखी हैं वो देखें कि उसमें कोमॉर्बिडिटीज़ वाले बहुत ज़्यादा हैं, यानी शुगर जिसको है तकलीफ और जिसको ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है, या जिसने कोई और उसका SLE का मसला था, हेपेटाइटिस था। अब मसला ये होता है कि ब्लड प्रेशर की तकलीफ है, अगर आप अपना ब्लड प्रेशर सही उसका इलाज रखें और अपनी सेहत का ख्याल रखेंगे तो इंशाल्लाह ये नहीं है ज़रूरी कि आप क्योंकि ब्लड प्रेशर है बट इफ इट इज़ कंट्रोल्ड देन द सिचुएशन कैन बी कंट्रोल्ड। इसी तरीके से अगर आप अपनी शुगर कंट्रोल करके रखेंगे तो ये सिचुएशन कंट्रोल होगी। लेकिन इंपॉर्टेंट ये चीज़ है कि जो उम्र में ज़्यादा है वो ज़्यादा ख्याल रखें। और अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारी रिकवरी का जो हमने रेट देखा है, जो 20 साल और 50 साल के दरमियान की उम्र के बच्चे, लड़के हैं, लड़कियां हैं या हमारे जवान हैं और जो मिडिल एज लोग हैं, वो माशाल्लाह बहुत अच्छी उनकी रिकवरी है। उनकी मेजॉरिटी की या तो कोई माइल्ड सी सिम्टम्स हैं या ना होने के बराबर सिम्टम्स हैं। और उनमें से भी जो कुछ लोगों की डेथ्स हुई हैं वो उनकी हुई हैं जिनकी कोमॉर्बिडिटीज़ थी। यानी एक खातून की डेथ हुई जिसकी उम्र 41 साल थी, जो जब इन्वेस्टिगेट किया गया तो देखा गया कि वो उनको क्रॉनिक हेपेटाइटिस था, तो नेचुरली उसकी वजह से फिर उनकी ट्रेंड, तो जिनको ऑलरेडी किसी किस्म की बीमारी है उनके लिए ये वायरस बहुत खतरनाक साबित हो सकती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, बहुत शुक्रिया। आपके वक्त का एक ब्रेक लेते हैं। और अभी तो हम बात कर रहे थे पुरस्कार कोरोना मर्ज की, लेकिन नून लीग की सियासत और बिलखुसूस शहबाज शरीफ साहब का पाकिस्तान आने के बाद रवैया मज़ीद पुरस्कार हो गया। इस पे बात करेंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक में हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया है पाकिस्तान के मारूफ तज्ज़ियाकार सीनियर सहाफ़ी सुहेल वड़ैच साहब ने भी। वड़ैच साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आपसे भी गुफ्तगू करते हैं। निज़ामी साहब, बिलाखिर शहबाज शरीफ साहब कल जलवा अफरोज़ हुए एक टेलीविज़न चैनल पे और उन्होंने ये ऑफ़र की इमरान खान साहब को कि इमरान खान साहब अपनी अनाज छोड़ दें तो ताउन के लिए तैयार हैं। निज़ामी साहब, किस तरह का ताउन कर सकते हैं इन हालात में शहबाज शरीफ साहब हुकूमत को? जी, ताउन तो यही है जो इसको कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं? वो ना कोई तहरीक चला रहे हैं, ना कोई ऑपोजिशन को यूनाइट कर रहे हैं। मेरा ख्याल है कि वो उनके, लेकिन वो रेसिप्रोकेट नहीं कर रहे। उनके शायद ये मुराद है कि हमें भी बुलाएं, हमारे से बातचीत करें। मेरा ख्याल सुहेल वड़ैच साहब के वक्त से फ़ायदा उठाएं, जो बड़ा कीमती होता है उनका वक्त। सुहेल साहब, अस्सलाम वालेकुम। सर निज़ामी साहब, कैसे मिजाज हैं? आपने बड़ा तहलका मिजाज दिया। ये जो कॉलम आपने लिखा है शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात की बुनियाद पे, तो ये कोई ऐसी बात जो कि आपने ना लिखी हो, हमें बताएं। निज़ामी साहब, नहीं, वो ऐसी तो कोई बात नहीं, कुछ ऑफ द रिकॉर्ड नहीं, जाहिर है वो तो शेयर नहीं की जाती। अच्छा, बाकी आपने लिख दिया। ये तो मेरे इल्म में है कि आप उन दिनों में आप भी उनसे मिले थे इलेक्शन से पहले, और आपकी भी उनसे बातचीत हुई थी जिन दिनों की ये बात है। हाँ, लेकिन ये दरअसल एक मसला ये है कि ये तो जो आपने लिखा है, ये कुछ चीज़ें मेरे ज़ाती इल्म में भी हैं ना, शहबाज शरीफ साहब के हवाले से भी, और उनके जो इंटरलोकेटर्स जिनको वो खुद अब मानते हैं कि सारा कुछ तय हो गया था और वो काबीना के बंदे भी तय हो गए थे, फिर पता नहीं क्या हुआ। जी, मेरे इल्म में ये है कि शहबाज शरीफ साहब फेवरेट थे और वज़ीर-ए-आज़म बनने के लिए, मैं नहीं कह रहा, असल में जैसे आपको मालूम है कि इस्टेब्लिशमेंट मुख्तलिफ, जिस तरह टीवी में, जिस तरह इस पर कंप्यूटर पे कई प्रोग्राम नहीं चलते ना, एक इमरान खान वाला प्रोग्राम चल रहा था, एक शहबाज शरीफ वाला प्रोग्राम चल रहा था। शहबाज शरीफ, मेरी राय है, आप उनसे मिलें कि वो उनका असल मसला ये था कि वो आया इमरान खान को डिलीवर, नवाज शरीफ को डिलीवर कर पाते हैं या नहीं। तो क्योंकि नवाज शरीफ की हार्ड लाइन को डिलीवर नहीं कर पाए, उसकी वजह से शायद मार खा गए, या मेरा ख्याल है कि इस्टेब्लिशमेंट का शायद शुरू से इरादा नहीं था शहबाज शरीफ को कोई जिम्मेदारी देने का। जी दुरुस्त है, ये तकरीबन यही बात शहबाज साहब ने, लेकिन यही कहा कि जो बयानिया था वो रुकावट था मेरे इक़्तिदार में आने की, क्योंकि जाहिर है इमरान खान साहब का बयानिया और एस्टेब्लिशमेंट के बयानिए में कोई तफावत नहीं था, कोई
फर्क नहीं था, कोई लड़ाई नहीं थी, तजाद नहीं था। जबकि इनके बयानिया जो था मुस्लिम लीग नून का, उसमें तजाद था और वो बड़ा फिर मुश्किल था कि इनके दोनों के दरमियान कैसा कंप्रोमाइज होगा। लेकिन शहबाज साहब का शायद ये ख्याल था कि वो कंप्रोमाइज, क्योंकि वो हमेशा प्रो एस्टेब्लिशमेंट और फौज की वो बात करते थे और एक साथ मिलकर चलने की बात करते थे, तो उनका ख्याल था कि रास्ता निकल सकता। जी 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 सुहेल बड़ाई साहब, एक बात मेरी कम आएगी समझिए कि मेरा ख्याल था कि जब मैंने देखा तो यही है, लेकिन मेरा ख्याल था, खुशफहमी थी कि पाकिस्तान में जमहूरी इदारे बहाल हो गए, अब इलेक्शन के ज़रिए हुकूमतें आया करेंगी, इलेक्शन के ज़रिए जाया करेगी। तो अगर एक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के जो सबसे बड़े मदारुल मआम जो बरादर खुर्द हैं, वो ही इस्टेब्लिशमेंट में किए बैठे थे और आज कह रहे हैं कि मैं तकरीबन बन चुका था, फिर वो मुझे डिच कर दिया गया। ये कहाँ तक हमारे सियासतदानों का जमहूरी रवैया है? तो मेरा मतलब है कि ये बाकी तो सियासत तो फिर गोरख धंधा ही बनकर रह गई है मेरे नज़दीक। लेकिन निज़ामी साहब, जो ऊपर तले पिछले 3-4 साल में वाक़यात हुए हैं, तो कोई इतनी गैर हकीकी बात तो नहीं शहबाज साहब की लगती कि जितनी देर तक आप मुल्क की मुख्तदर ताकतों के साथ अगर लड़ाई में चले जाएं या उनके साथ आपकी मुखासमत हो, तो कैसे मुमकिन है कि मुल्क का निज़ाम चले? फिर मुल्क का निज़ाम नहीं चलता। और हमने देखा है कि नवाज शरीफ साहब किस तरह आउट हुए, किस तरह से उनके खिलाफ मुख्तलिफ जो अदारे थे वो खड़े हो गए। ये हमारे सामने की बात है। अभी उनका टेन्योर रहता था, अदालतों ने उन्हें नाअहल करार दिया, उन्हें जाना पड़ा। फिर जो नून लीग की हुकूमत बाकी रही, उसका किस तरह से वक्त गुजरा वो भी आपके सामने है। तो जी जी कुछ तल्ख हकायक तो हैं जो हमारे सामने है। अच्छा सुहेल साहब, ये नहीं सुहेल साहब, ये तो ठीक है, सुहेल साहब ये तो ठीक है कि ये हकायक अपनी जगह पे हैं। फिर शहबाज शरीफ साहब किस मुंह से इमरान खान को सिलेक्टेड वज़ीर आज़म कहते हैं, जब वो ख़ुद भी सिलेक्ट होने के लिए पूरी तरह तैयार थे? यहाँ मैं आपसे इत्तफ़ाक़ करता हूँ कि देखें, इस्टेब्लिशमेंट का बना कर रखनी चाहिए, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट को भी तो सियासतदानों और सियासी हुकूमतों को बर्दाश्त करना चाहिए। यानी आप जो जिक्र कर रहे हैं वो मुझे भी मालूम है, यानी मियाँ नवाज शरीफ से कुछ जो गलतियाँ हुई वो कुछ उनको बनाया गया, कुछ को क्रिएट किया गया। जी जी सोहेल साहब, मैं बिल्कुल 100% निज़ामी साहब, आपकी नजरिया सहाफत, आपके नजरिया सियासत मुकम्मल इत्तफाक करता हूँ। जी जी। अच्छा बड़ाई साहब, अभी आपने ये भी लिखा कि जो मौजूदा हालात हैं, इन हालात में जब शहबाज शरीफ साहब वापस आए और वो कह रहे थे कि उन्हें पता चला कि अब फ़्लाइट्स बंद होने वाली हैं, उन्होंने भाई साहब को फ़ोन किया कि मैं जाना चाहता हूँ, भाई साहब ने एग्री किया, वो वापस आ गए। उसके बाद से आके ज़ाहिर है एक फेस सेविंग तो है कि इन हालात में अपोजिशन लीडर पाकिस्तान में ही हैं, साथ ही उनको नैब के भी कुछ पत्र मिल रहे हैं, लेकिन नून लीग की कोई लाइन क्लियर नहीं हुई, कोई मामला सामने नहीं आया कि इन सारे हालात में नून लीग क्या चाहती है, और वो सिर्फ खामोशी से हुकूमत अगर कोई गलती करती है उसको एंजॉय करना चाहती है, या कोई और भी आपको लगता है कोई प्लान है नून लीग का, किसी मौके की तलाश में है? एक तो देखें, खुदा लगती बात कहनी चाहिए, इस वक्त क्या प्लान हो सकता है? कोरोना है, इस वक्त फाइनेंशियल सूरत हाल इतनी खराब है, बजट आने वाला है। मेरा ख्याल है कि 2-3 महीने तो किसी का कोई प्लान नहीं है, इसी तरह ये मामला चलेगा। असल बात यह है कि क्या बजट के बाद मौजूदा हुकूमत अपनी फाइनेंशियल मैनेजमेंट और अपनी पॉलिटिकल मैनेजमेंट और अपनी जो गवर्नमेंट की मैनेजमेंट है वो बेहतर करती है या इसी तरह चलाती है? अगर इसी तरह चलाई तो नए ज़ाहिर प्लान भी बनेंगे, गवर्नमेंट के खिलाफ कोई ना कोई मूवमेंट भी आ जाएगी, और अगर इन्होंने ठीक कर लिया तो जाहिर है फिर 5 साल पूरे करेंगे। बस ये सिंपल सा, मेरी तो सोच सिंपल सी है। जी निज़ामी साहब। जी सोहेल साहब, ये तो बात आपकी ठीक है कि ये जो मौजूदा इस वक्त तो कौम को जान के लाले पड़े हुए अगर देखा जाए तो मेरे ख्याल से सकूत और ढाका के सिवा पाकिस्तान का सबसे बड़ा क्राइसिस है ये। तो यकीनन इस वक्त तो सियासत या सियासतगरी की कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ ये बात भी जो है माननी पड़ेगी कि इस हुकूमत ने अभी तक यानी कोरोना वायरस से पहले भी कोई परफॉर्म नहीं किया गवर्नेंस के हवाले से,
और कारकर्दगी के हवाले से, वो अगर उन्होंने बेहतर ना बनाई तो अपोजिशन के लिए नादर मौका होगा। और अभी तक तो ऐसे लग रहा है कि अपोजिशन को कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, मामला खुद ही ऐसे जा रहे हैं कि हुकूमत खुद ही अपने ख़िलाफ़ काम कर रही है। लेकिन सुहेल साहब, आपने जो कॉलम में एक बात लिखी ना, और वो चौधरी बरादरान के साथ और शहबाज शरीफ का ये कहना कि न्यूट्रल हो गए, ये अगर आप मुझसे इतफाक़ करें, ये न्यूट्रल से ज़्यादा इनके दरमियान एक तालमेल है, हो गया हुआ है। पार्लियामेंट के अंदर भी कोऑर्डिनेशन है, इनके लोग भी एक दूसरे से मिल रहे हैं। तो ये किसी भी वक्त खान साहब के लिए अगर कोई हवा उखड़ी इनकी, तो इन हाउस तब्दीली में भी पंजाब तो उनके हाथ से निकल जाएगा अगर ये चौधरी जो है इनको आंखें दिखा गए। लेकिन मुसीबत यह है कि शरीफ फैमिली जो है वो अपने मफादात से आगे नहीं देखती। मसलन ये है कि जिस जरदारी साहब ने यूसुफ गिलानी को प्राइम मिनिस्टर बना दिया, आपने आज इसी में ये कहा हुआ कि वो शहबाज शरीफ से बात की कि जी हम दोनों अब 70 साल हो गए हैं, तो अब हमें जानशीन तैयार करने चाहिए। हमज़ा और मरियम का नाम लिया उन्होंने। जिस तरह ये भी कोई एक बात जदीद पुश्ती बादशाहियत है, कोई जमहूरियत नहीं है। नहीं, ये बात आपकी मैं दोनों चीज़ों से आपसे इत्तफाक करता हूँ कि डेफिनेटली जब न्यूट्रल हो गए हैं या ग्राउंड जीरो उन्होंने मेरे से इत्तफाक किया कि हम दोनों ग्राउंड जीरो पे आने का मतलब ये है कि पुरानी लड़ाइयाँ ख़त्म हो चुकी हैं और नई दोस्ती का आगाज होने वाला है। लेकिन जाहिर है चौधरी साहबान बहुत अक्लमंद हैं, बड़े तजर्बाकार हैं। वो जब तक कोई एस्टेब्लिशमेंट का इशारा नहीं होता, जब तक कोई ऊपर से सूरत हाल में तब्दीली नहीं आती, वो पंजाब में तब्दीली जाहिर है उस वक्त तक कोशिश भी नहीं करेंगे, उस वक्त तक वो इंतजार में रहेंगे। और जब ऊपर से इशारा होगा तो फिर आपको पता है तब्दीली भी आ जाएगी। तो फिलहाल ऐसा कोई दूर तक कभी इम्कान नहीं नजर आता, कम से कम जून तक। जी हाँ, ये बात ठीक है। ठीक, बहुत शुक्रिया सुहेल वड़ाई साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। निजामी साहब, ब्रेक यहीं से गुफ्तगू का सिलसिला जोड़ेंगे कि शरीफ फैमिली और चौधरियों के 20 साल के बाद ताल्लुकात जो बेहतर हुए हैं, आने वाले दिनों में सियासत पे क्या असर डालेंगे। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। निजामी साहब, ब्रेक से पहले सुहेल वड़ाई साहब भी साथ थे, वो बात कर रहे थे कि जीरो लाइन पे आ चुके हैं चौधरी बरादरान और शरीफ फैमिली। ये 20 साल लग गए जीरो लाइन पे आते आते, और पहले तो बड़ी कुर्बतें थी, बड़ा एक सिलसिला था इनका, ख़ानदानी मरासिम भी थे। क्या अब दोबारा से वो कोई तवक्को की जा सकती है या अपने अपने नफ़े की गेम है सारी? ये देखिए, चौधरी बरादरान और शरीफ बरादरान बहुत सी कदरें मुश्तरक भी हैं। ये बाक़ियात ज़िया हैं, ये भी और वो भी। इन्होंने इकट्ठे सियासत भी की है। लेकिन जब आपको याद होगा कि परवेज़ इलाही साहब ने अलम बगावत बुलंद किया था जब मियां नवाज शरीफ के ख़िलाफ़, जब वो चीफ मिनिस्टर थे और ज़िया-उल हक़ लाहौर आए, तो उन्होंने शुरू भी इन्होंने करवाया था, खुद लड़ते थे ना वो, जो बड़े हुक्मरानों का ये होता है ना, ये नीचे लोगों को लड़ाते रहते हैं। तो उन्होंने सारी लड़ाई ख़त्म कर दी, ये कह के कि नवाज शरीफ का किला बड़ा मजबूत है। फिर शहबाज शरीफ साहब, ये चौधरी परवेज़ इलाही के साथ मुझे नहीं मालूम कमिटमेंट थी या क्या था कि जब इलेक्शन जीतेंगे तो फेडरल लेवल पे प्राइम मिनिस्टर वो होंगे नवाज शरीफ और सीएम चौधरी परवेज़ इलाही परवेज़ इलाही होंगे। जब यहाँ पे वादा खिलाफी हुई और वो इस हद तक हुई कि मुशाहिद जो थे उन्होंने मुझे कहा कि भाई आपको मैं ख़बर देना चाहता हूँ कि पंजाब के वज़ीर आला मियाँ शहबाज शरीफ होंगे, तो आप नवाए वक्त में ये लीड लगा दें। यानी अभी इलेक्शन जीतने के बाद की बात है। ये नहीं, चौधरी परवेज़ इलाही का वहीं पे मक्खू ठप दिया गया ये ख़बर लगवा के, और लगाने वाला मैं था, मुशाहिद मेरे दोस्त थे, हैं बल्कि आप उनसे पूछ सकते हैं जी। तो मकसद कहने का है कि जो शरीफ बरादरान जो है ना, ये अपने मफाद से आगे नहीं सोचते। सियासत में भी इनका ज़ाती मफाद होता है। और अब देखें ना, एक भाई उधर है, एक भाई इधर है, पूरे पाकिस्तान पे कब्ज़ा किया हुआ है। अब ये कह रहे हैं कि जी मुझे कई दफ़ा भाई साहब ने ऑफ़र किया कि
आप वज़ीर आज़म बन जाए। जी जी, जब वो तीसरी दफ़ा वज़ीर आज़म थे। हाँ हाँ, क्या ये आप इमेजिन कर सकते हैं कि शहबाज शरीफ अगर PMLN को आम इंतखाबात में लेकर जाए तो PMLN जो है जिस तरह कह रहे हैं कि जी हम इलेक्शन जीत जाएंगे जी, ये बहुत बड़ी खाम ख्याली है। अच्छा निज़ामी साहब, वोट ये मियाँ नवाज शरीफ साहब खुद ये कुछ बात मुकम्मल करने थे मुझे कि मियाँ नवाज शरीफ साहब ये खुद मानते हैं कि शहबाज शरीफ साहब तो हाथ भी ठीक तरह नहीं मिलाते अपने पार्टी के लोगों से। वोट लेना तो एक तरफ रहा, बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि मियाँ नवाज शरीफ जो हैं वो उनका करिश्माती शख्सियत है उनके फॉलोअर्स के नज़दीक, और वो आज भी आए तो उनको जी आया नू मौका। और जी 2018 के इलेक्शन में वो इसीलिए आए थे लंदन से अपनी बेगम साहबा को छोड़ के कि अगर वो ना आते तो रिजल्ट मुख्तलिफ होते। जी जी, हालांकि वो जेल चले गए थे आके। जी जी, लेकिन इसमें शहबाज शरीफ साहब बहुत बड़े एडमिनिस्ट्रेटर होंगे, कुछ भी होंगे, टेक्नोक्रेट होंगे। अच्छा ये निज़ामी साहब यही सवाल था मेरा, ये जो जाली अक्स की आप बात कर रहे हैं, अब ये जो सुहेल वड़ैच साहब से उनकी गुफ्तगू हुई है, जब उसको भी देखें उसको भी पढ़ते हैं तो लगता ये है कि आप कोई आज से 4-5 सदी पहले के किसी बादशाह का किस्सा पढ़ रहे हैं और ये सारा नावल लिखा गया है। उसमें गुफ्तगू भी ऐसी है, भाई साहब ने ये कहा, मैं उनकी खिदमत में चला गया, फिर उन्होंने ये हुक्म दिया, ये ऐसे हुआ। आप क्योंकि पर्सनली शहबाज शरीफ साहब से इन टच रहे हैं, इंटरेक्ट किया है, तो क्या वो पर्सनल ताल्लुक में भी ऐसे ही हैं, कुछ मसनूइयत सी, कुछ आर्टिफिशियल पन वो नज़र आता है वहाँ? आज भी मैं आज भी उनसे टच हूँ, ऐसी बात नहीं है। लेकिन आपने क्यों पूछा है तो मैं उसका जवाब आपको बेलाग तरीके से देना चाहूँगा। आपका सवाल ये था कि वो ज़ाती तौर पे भी ऐसे ही हैं। जी हाँ, ये ज़ाती तौर पे असल में बात यह है कि मियाँ नवाज शरीफ जो है एक और तरह के आदमी हैं। उनको नूरजहाँ के गानों का, पुराने फिल्मी गानों का, म्यूज़िक का शौक़ है। मुशायद उनको टेपें बार बार कर दिया करते थे जब वो उनके वज़ीर भी थे। और यही शौक़ चौधरी शुजात को भी है, इंडियन गाने सुनने का। मियाँ साहब को गाना गाने का भी शौक़ है, जो शहबाज शरीफ को भी है बाय द वे, गाना गाने का शौक़। जी जी जी, मियाँ नवाज शरीफ एक रोमानी तबीयत के ये आप समझ लें कि वो एक किस्म के रोमांटिक आदमी हैं, एक जज्बाती आदमी हैं, और वो उनका एक कल्बी लगाव अपने फॉलोअर्स के साथ भी है। उसके बरक शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनके, आप देखिए दिलचस्प बात बताऊँ आपको, एक मियाँ नवाज शरीफ के कई ज़ाती दोस्त हैं और वो उनको उसी तरह मिलते रहे जब वज़ीर आज़म बने जैसे कि वो पहले थे। शहबाज शरीफ के एक ज़ाती दोस्त का मुझे नाम बता दें तो मैं सहाफ़त छोड़ दूँगा। जी, जिनके साथ ताल्लुक़ वैसा ही रहा हो जैसा इक़्तिदार में ना होने के दिनों में था, आप ये कह रहे हैं? देखे ना, वो दोस्त होता जो कहे हुए कितने ने तो शहबाज या किया। एक उनका दोस्त था चौधरी निसार अली ख़ान, जी जी जी, जो कहते थे कि मेरा दोस्त है बड़ा, और वाकई, और वो उनके ही बहुत सारे ज़ाती मामलात में भी शरीक था, उनकी शादियों में भी शरीक थे, वो उनके राज़ न्याज में भी थे। लेकिन आपने देखा कि जिस दिन मियाँ नवाज शरीफ ने उनको खैराबाद कहा तो मैंने एक दिन शहबाज शरीफ साहब से पूछा कि आपकी निसार से मुलाकात होती है? कहते नहीं जी, वो मियाँ नवाज शरीफ ने ख़त्म कर दिया तो मैंने भी ख़त्म कर दिया। तो जी, ये जी। तो कोई दोस्ती ना हुई ना। तो मकसद है कि जिस शख्स का कोई ज़िंदगी में दोस्ती ना हो या जिससे दोस्त बनाया ही ना हो, वो उसकी नफसियाती मिलान तबाह में कोई ना कोई प्रॉब्लम तो है ना कहीं ना कहीं। निज़ामी साहब, ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन हुब्बे नवाज़ में शहबाज शरीफ ने शायद दोस्त खो दिए हों, भाई को उन्होंने मुकद्दम जाना हो। अच्छा, एक और मामला है, चौधरी बरादरान का हम जिक्र कर रहे थे और फिर बीच में ये भी पढ़ने को मिला, सुनने को मिला कि चौधरी परवेज़ इलाही के शहबाज शरीफ इसलिए भी बड़े मोतरफ़ और शुक्रगुज़ार रहे हैं कि हमज़ा शहबाज के प्रोडक्शन ऑर्डर्स को लेके ख़ासा नर्म रवैया रखा है बतौर स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही ने। तो ये भी कुछ नॉन वर्बल मैसेजेस हैं एक दूसरे की फैमिलीज़ को? नहीं, ये चौधरी बरादरान की रवायती वज़ादारी है कि वो
सियासी दुश्मनी को ज़ाती दुश्मनी में तब्दील नहीं करते। मसलन जब मियाँ नवाज शरीफ एग्ज़ाइल में गए और शहबाज भी एग्ज़ाइल में गए तो उनकी बेगम साहबा यहाँ थी, उनको यहाँ पे हैरेसमेंट शुरू हो गई उनकी कि उनको गिरफ़्तार कर लेंगे। तो वो मजीद निज़ामी साहब के घर आ गई कि जी हमें रात को ख़तरा लग रहा है। तो उस पर जब चौधरी शुजात को पता लगा तो वो ख़ुद आया, उनको अपनी गाड़ी में लेके गए कि आप हमारे होते हुए आपको कोई फ़िक्र नहीं होनी चाहिए। तो ये आप हमज़ा की जो बात की ना आपने, जब शहबाज शरीफ एग्ज़ाइल में थे उस वक़्त भी मुझे अच्छी तरह इल्म है कि मुशर्रफ के दौर में परवेज़ लाइन का हमज़ा का जो यहाँ पे थे ख़ासा ख्याल रखा। शहबाज शरीफ साहब की असल में और सिफ़ात भी हैं, अगर उनको ना जिक्र किया जो गलत होगा, कि मियाँ नवाज शरीफ के बरक्स वो एक इंतहाई मेहनती ज़ीरक क्लियर हेडेड और टेक्नोक्रेटिक किस्म के आदमी हैं। और उनका अगर मियाँ नवाज शरीफ लोगों को क्रिसमस लेते हैं तो वो वोट लेते हैं, तो ये कारकर्दगी के ज़रिए इन्होंने पंजाब में जो अपनी 10 साल की कारकर्दगी दिखाई उससे PMLN को एक बहुत बड़ा क्या कहना चाहिए, एक वो इम्पेटस मिला कि ये मामला जो है, ये एक भाई जो है वो वोट कैचर है, एक भाई जो है कारकर्दगी जिस पे वोट ले रहा है। और आपको पता ही है कि 2018 के इलेक्शन में भी ये नहीं देखा जाए तो सिंगल पार्टी तो पंजाब में तो PMLN कम से कम पंजाब की सूबे में तो बड़ी थी सबसे। तो ये चीज़ें देखने की है। लेकिन एक बात जो मैं एक बात जो आपसे करता जाऊँ कि अब आके अगर इनको चौधरी बरादरान से कोई ये बकाया बामी करनी है तो इनको थोड़ा सा ज़रा दिल बड़ा करना पड़ेगा शरीफ बरादरान को। ये नहीं है कि एक भाई उधर आ जाए, एक भाई इधर आ जाए, बेटा उधर हो जाए, बेटी उधर हो जाए, ये ऐसे काम नहीं चलेगा। अब देखें ना, जो जरदारी साहब हैं उनमें इतना दिल गुर्दा था कि उन्होंने यूसुफ गजानी को वज़ीर आज़म बना दिया। इनमें नहीं है ये। तो अब ये नहीं पैदा करेंगे तो ये बिला शिरकत गैर हुक्मरान नहीं रह सके, इनको बांट के खाना पड़ेगा। बांट को खाएंगे तो जैसे अभी सुहेल बड़ाज साहब कह रहे थे, व्हेन द चिप्स आर डाउन, इनकी चौधरियों के साथ बकाया बामी हो सकती है। अच्छा निज़ामी साहब, अगर मैं आपसे कहूं कि आप कैटेगराइज करें दो बड़े मसाइल में से एक बड़ा मसला शरीफ फैमिली का अपना उल्लू सीधा करना और फिर निकल जाना, ये मसला है, या दूसरा थोड़ा उतना दिल जिगर गुर्दा ना रखना जिस तरह शायद दीगर जमातें रख लेती हैं? दोनों में से कोई एक बड़ा मसला कौन सा है? मेरे ख्याल से दिल छोटे। दिल छोटा है, दिल को बड़ा करना पड़ेगा और दूसरों को जगह देनी पड़ेगी, ये आप ये कह रहे हैं? जी नहीं। और जो दूसरी आपने बात कही ना, आप देखिएगा जो ये सियासतदानों का एक तुर्रा इम्तियाज़ होता है कि ये लोगों को इस्तेमाल करके आगे निकल जाते हैं। अब आपने देखा कि आप PMLN का जिक्र कर रहे हैं, PTI की बात कर लें आप जी। इमरान खान साहब ने देखें कैसे जहांगीर तरीन को इस्तेमाल करके तो डिस्पोज ऑफ किया। ये है कि नहीं बात? जी। पहले वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे, आज वो उनको किनारा कश कर दिया, हो सकता है कल को वापस आ जाए। इसी तरीके से देखें कि जो असद उमर हैं वो उनके लिए सब कुछ थे, जब उनको फारग किया तो फारग कर दिया, अब वो वापस इन हो गए। यानी ये पेडेस्टल फैन की तरह होते हैं सियासतदान। तो मकसद है कि ये इस तरह की जो म्यूज़िकल चेयर्स हैं ये चलती रहती हैं सियासतदानों में, और इस्तेमाल करना और डिस्पोज ऑफ कर देना। लेकिन ये एक फ़र्क ज़रूर है इमरान खान में और नवाज शरीफ में। इमरान खान जो है वो तो डिस्पोज ऑफ करके काल पोल्ट्री में डाल देते हैं बंदे को। मियाँ नवाज शरीफ जो है वो फेवर से भी चला जाए लेकिन वो किसी न किसी तरह एक फोल्ड के अंदर रहता है। अब आपको मिसाल देता हूँ मैं अलीम खान की। अलीम खान जो है पहले तो वो बड़े धूम धड़के से आए, जब वो नैब से फारिग हो गए तो उनको सीनियर वज़ीर भी नहीं बनाया गया। अब जब उनकी ज़रूरत पड़ी जहांगीर तरीन के जाने के बाद कि चौधरी से कौन मामला ठीक रखेगा पंजाब के हवाले से की ज़रूरत है, तो अलीम खान को वापस ले लिया गया। जी ठीक है निज़ामी साहब, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया है। बहुत शुक्रिया आपका, और बड़ी गुफ्तगू हमारी जारी थी। आने वाले प्रोग्राम्स में भी ये जो तारीख़ है पाकिस्तान की सियासत की, इससे मुताल्लिक़ हम आने वाले दिनों में भी, आने वाले प्रोग्राम्स में भी गुफ्तगू करते रहेंगे। तब तक के लिए फैसल अब्बासी को इजाज़त दीजिए।